बोलो बेटा। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, आहार काल के बारे में। क्योंकि खाना तो बहुत अच्छा अच्छा मिलता है हम लोग को, लेकिन कब खाना चाहिए ये बहुत सारा हमें खुद नहीं मालूम होता है। हम पेशेंट को क्या बताएंगे? तो आहार काल का बहुत ज्यादा महत्व है। रोगाः सर्वेपि मंदाग्नो जब ऐसा बोला जाता है, तो हमें आहार काल हमारे शरीर को कब जरूरत है वह जानना बहुत जरूरी है। उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, और शास्त्रों में क्या बताया है इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करके समझना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूँ, और अभी हम लोग जब बात करेंगे ना, तो जब मेरा हो जाएगा तब बताना, तब आप लोग भी अपना अपना डिस्कस करिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं देखिए बहुत सारी चीजें कंपाइल करके लाया हूँ, ग्रंथों का पूरा रेफरेंस लेके। तो मैं शुरू करता हूँ कि आज की जीवन शैली में आहार काल का महत्व ही नहीं रहा है, जिससे अनेक विकार समाज में दिखाई देने लगे हैं, जिसे हम लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। बेशक हम आहार सेवन कर रहे हैं, पर समय का ध्यान दिए बिना ही या दिनचर्या का पालन किए बिना ही मनुष्य की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। कैसे भी कोई भी कभी भी कुछ खाता है, कभी भी कुछ खाता है, कभी भी जागता है, कभी भी सोता है। तो इसकी वजह से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, कार्डियक डिसऑर्डर, डिप्रेशन ऐसे विकार समाज में बहुत तेजी से फैल रहे हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो वेदों से लेके जितना भी अपने ग्रंथों में बताया है कि प्राणियों का मूल आहार ही है। मतलब प्राणी अगर जन्म लेता है तो वह बचपन से वृद्धावस्था तक वह कैसे जीवित रहता है? तो आहार की वजह से ही जीवित रहता है। और हमारे वेदों में एक बोला है कि अन्नम ब्रह्मम, मतलब ब्रह्म स्वरूपी ईश्वर तुल्य ऐसे आहार को माना गया है। और यही आहार जो है यह हमारे शरीर में बल की वृद्धि करता है। वर्ण की, मतलब हमारे शरीर में जो कलर है वह भी कौन देता है? वर्ण कौन देता है? तो आहार देता है। और ओज भी देता है। ओज मतलब जो सब धातुओं का सार भाग है, और जो प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है, वह सब का मूल कारण कौन है? तो आहार है। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, विनाश का कारण भी आहार है। आहार से ही हमारे शरीर की वृद्धि होती है, बल की प्राप्ति होती है, वर्ण की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, और इंद्रियों की प्रसन्नता आधारित रहती है। और आहार की विषमता से अस्वास्थ्य की उत्पत्ति हो जाती है। तो आहार यह हमारा मूल जरूरत है। उसी से हमारे तन मन का पोषण होता है। जितना शरीर का पोषण होता है उतना ही मन का भी पोषण होता है। उसी तरह से आहार काल, आहार मात्रा का विचार करना अत्यंत आवश्यक है। तो हम आहार काल के बारे में विस्तार से सुनेंगे। यहाँ पर मैं ये ध्यान रखिएगा, मैं औषधि काल नहीं बता रहा हूँ, जो हम लोग प्राग भोग, सम्यक भोग ये सब पढ़ते हैं। औषधि काल नहीं, आहार काल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आयुर्वेदीय आचार्यों ने मनुष्य की स्वास्थ्य की दृष्टि से और सुख सुविधा और व्यवहार को नियमित करने के लिए, मतलब हम सुखी जीवन को, जो हम लोग बोलते हैं हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम, मतलब जो हम लोग हितकर आयु और अहितकर आयु, जो ये बात संकल्पना की गई सुखायु और दुखायु, इसको ध्यान में रखते हुए और हमारा शरीर अच्छे से चले, पूरा बॉडी की जितने भी फंक्शंस है, हमारे सारे सिस्टम्स है, वो अच्छे से चले, इसलिए दिनचर्या और रात्रिचर्या के वर्णन में सायंकाल और प्रातः काल को भोजन का द्विविध काल माना है। मतलब सुबह का टाइम का खाना और शाम का खाना। जिस तरह लोकाग्नि में घृत तेल और यवों का यवन हवन प्रातः और सायंकाल ऐसे दो समय किया जाता है, वैसे अन्न और अन्न ग्रहण काल समझना चाहिए। जैसे कि हम लोग पहले के जमाने में हवन होता था, तो उसमें घृत का जरूरत होता था, तिल से समिधा बनाई जाती थी, और यह जौ का हवन किया जाता था उसी टाइम पे। उसी तरह से हमारे ग्रंथों में दो टाइम, सुबह और शाम, ये अन्न ग्रहण काल बताया है। सुश्रुताचार्य जी ने काल भोजन की महिमा बताया है। सुश्रुत सूत्र स्थान 46 चैप्टर में 466 नंबर का श्लोक में बताया है कि काले प्रीणयते भुक्तम साथ में अन्नम न बाधते, मतलब उचित समय पर किया हुआ भोजन तृप्ति कारक होता है। साथ में आहार के सेवन से शरीर में कोई भी बाधा नहीं पहुंचती है। लघु आहार का सेवन करने से वह शीघ्र ही पाचित हो जाता है। मतलब ऐसा अन्न का सेवन करना चाहिए जो लघु हो, मतलब पचने में हल्का हो, स्निग्ध और उष्ण हो,
स्निग्ध मतलब थोड़ा घी उसमें जरूर होना चाहिए और गरम गरम खाना खाना चाहिए। तो ये शरीर के बल और अग्नि को बढ़ाता है। तो खाने में स्निग्धता रहना बहुत जरूरी है। अगर स्निग्धता नहीं रहेगी, घी नहीं रहेगा, तो रुक्षता बढ़ जाती है और शरीर में वायु का प्रकोप होके सारे जॉइंट प्रॉब्लम या वायु के सारे विकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले बोला है कि प्रातः काल का प्रथम याम मतलब जो प्रहर के मध्य अर्थात 9 बजे के पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्र बोलते हैं कि 9 बजे के पहले हमें खाना नहीं खाना चाहिए, और 2 याम मतलब 12 बजे के बाद भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा बोला है, मतलब 9 से 12 के बीच में हमें भोजन कर लेना चाहिए। 9 के पहले नहीं करना चाहिए और 12 के बाद नहीं करना चाहिए। एक ऐसा नियम बताया है। उसी तरह से प्रातः भोजन सवा प्रहर मतलब सुबह 11 से 12 बजे तक कर देना चाहिए। दूसरा 7 से 8 शाम को 3:30 प्रहर के बाद, मतलब इवनिंग में 6 to 7 के बीच में कर देना चाहिए, और सुबह 11 से 12 तक कर देना चाहिए। ऐसा ग्रंथों में बताया है। याम मध्य न भक्तव्यम यामम युग्मम न लंघेत याम मध्य रसे द्वेगो युग्म तिते बलशया। मतलब प्रहर प्रथम प्रहर में क्या है वो भोजन रसोद्वेग के कारण ठीक से पाचित नहीं होता है। मतलब अगर 9 बजे के पहले हमने भोजन, अब ये नॉर्मल इंसान अगर घर में बैठा है तब का है नियम। अगर इंसान का कार्य बहुत ज्यादा है, हैवी वर्क है, तो यह चेंज हो सकते हैं नियम। और 2 प्रहर के बीच जाने पे भोजन का करने से बल का विनाश होता है। मतलब रात को नहीं, दोपहर का जो करने के बाद, मतलब हमने अगर 3-4 बजे शाम को भोजन किया तो बल का विनाश होता है, ऐसे बताया। फिर अष्टांग हृदय सूत्र स्थान दूसरा चैप्टर में 19 नंबर के श्लोक में क्या बोला है कि जीर्ण हितम मितम याद्यान्नम वेगा निरेत बलात् न वेगितो अन्य कार्य साधना जित्वा साध्यम आमयामयम। मतलब बागभट जी ने आहार के जीर्ण होने के उपरांत ही अन्न सेवन का काल बताया है। तो जो ये नियम पहला नियम बताया ना कि 9 बजे के पहले कर दे, तो ये वाग्भट जी इसको और अच्छे से बोलते हैं कि जब पहले का खाना पच जाए और तेज भूख लग जाए तभी खाना खाना चाहिए। जो आहार पथ्यकर हो, मात्रा युक्त हो, ऐसे आहार का सेवन करने के लिए वाग्भट जी ने बताया है। दूसरा बोला है कि वात का वेग, मलमूत्र का वेग, ये सब निकल जाए। वायु का वेग है आपके पेट में और आप यमल और मूत्र का वेग है और आप खाना खा रहे हैं, तो ये गलत है। उस टाइम बिल्कुल नहीं खाना खाना है। अष्टांग संग्रहकार जो है वृद्ध वाग्भट जी, वो क्या बोलते हैं, सायं मुक्त्वा लघु हितम समाहित मनः शुचि शास्त्रा मनु मनु संस्मृत्य स्वचर्याचांत संविशेत अतः सायन्ने पूर्व भोजनम कृत्वा समाहित मनः साष्टारम महेश्वरादिकम संस्मृत स्वचर्याश्च शरीर स्थितिं विकल्प्य शय्यायां संविशेत संवेशनम निषिद्धाध्यासनम। इसका मतलब यह बोला है कि सुबह का खाना जो एक काल का खाना होता है वो प्रथम भोजन काल माना है, वृद्ध वाग्भट जी ने बोला है। और जो द्वितीय भोजन है वो शाम को सूर्यास्त के पहले द्वितीय भोजन कहा गया है। तो इसको यह इन्होंने कहा कि सुबह और शाम खाना खाना चाहिए। दूसरा इन्होंने ये बोला है कि जीर्ण आहार के लक्षण, शरीर में क्या सिम्टम आए तो हमें समझना चाहिए कि खाना पच गया है। तो ऐसे बोला है कि उद्गार शुद्धि उत्साहे वेग उत्सर्ग यथोचित लघुता शुद्ध पिपासा जीर्णम आहार से लक्षणम। मतलब पहला बोला है कि उद्गार शुद्धि, जो हमारा उद्गार है, शुद्ध उद्गार आ रहा है, ऐसा ढकार जो आ रहा है वह शुद्ध होना चाहिए। तो मतलब संतुष्टि का लक्षण है। जो आहार हमने किया है उसको ग्रहण करके शरीर और मन में तृप्ति का अनुभव होना, यह शुद्ध उद्गार की पहचान है। अगर हम लोगों ने अच्छे से बहुत हैवी खाना खा लिया, बहुत हैवी खाना खा लिया, तो धूम अमलादि मतलब अम्ल और धूमा धूम ऐसे धुएं जैसा और खट्टा खट्टा डकार आता है, तो वो शुद्ध उद्गार नहीं माना जाएगा, मतलब खाना पचा नहीं है। उसी तरह से जब शुद्ध उद्गार आता है, ढकार आता है, तो उसमें किसी भी गंध नहीं रहता है, रस नहीं रहता है। और अगर विशिष्ट गंध आए, जैसे आपने बहुत ज्यादा बूंदी के लड्डू खा लिए या आपने खिचड़ी खा लिया या कुछ भी पूरी खा लिया और उसका ढकार आ रहा है, उसका गंध और रस ऐसे फील हो रहा है गले में, तो इसका मतलब है कि विकृति है, खाना पचा नहीं है। उस टाइम पे बिल्कुल खाना नहीं खाना है जब तक खाना पचता नहीं है। दूसरा कंडीशन बताया कि उत्साह, उत्साह मतलब शरीर मनो मनसोर बलम, मतलब जब खाना पच जाता है पूरी तरह से तो शरीर और मन का पोषण हो जाता है और उससे बल की प्राप्ति होती है, उत्साह की वृद्धि होती है। सुबह उठने के बाद कैसे भूख बहुत तेज लगती है और फ्रेश लगता है, उत्साह की वृद्धि होती है। क्योंकि आहार का परिणमन शरीर धातुगत परिमाणुओं से होता है, जिससे शरीर में लघुता की संवेदना होती है। आहार खाने के बाद शरीर में जो भारीपन होता है
वह पाचन के दौरान कम कम होने लगता है। जैसे आपने खाना खाया तो पेट भरा भरा लगेगा, ऐसा लगेगा कि हैवी हैवी हो गया। फिर पाचन होते होते वो धीरे धीरे कम होने जाएगा, और जैसे शरीर में हल्कापन आने लगेगा वैसे वैसे उत्साह भी आने लगता है। मतलब पूरे सारे धातुओं का पोषण हो जाता है। शरीर में अन्न का पाचन सुचारू रूप से होने पर शारीरिक और मानसिक बल की वृद्धि होती है। अगर मन की वृद्धि होगी, बल की वृद्धि होगी, तो मन में उत्साह आएगा, शरीर में उत्साह आएगा। इसलिए उत्साह को भी कंसिडर करना चाहिए। पहला हो गया उद्गार, दूसरा हो गया उत्साह। तीसरा जो कंडीशन बताया है, वेग उत्सर्ग, मल मूत्र प्रवृत्ति वेद सेता उत्सर्गो वेगोत्सर्ग। मतलब जब खाना पच जाता है तो जो ये होता है, खाना पच जाने के बाद क्या पचन क्रिया में क्या होता है कि सार भाग और किट्ट भाग ऐसे बनता है। जो किट्ट भाग जो है हमारा, उससे मल और मूत्र की उत्पत्ति होती है और विकृत वायु की उत्पत्ति होती है। और जो सार भाग है उससे हमारे शरीर का पोषण होता है। और जितना सार असार भाग बनता है उससे विभाजन होता है, योग्य होने पर सार भाग का शोषण होता है, पूरे धातुओं का पोषण होता है शोषण होने के बाद। तो उसके बाद में विशेष टाइम पर संवेग आते हैं, उससे मल और मूत्र उत्सर्जित होने के लिए वेग आते हैं। अगर अग्नि विकृति रही तो मल मूत्र निर्माण में बाधा आती है और वेग उत्सर्जन में भी बाधा निर्माण होती है। मतलब प्रेशर ही नहीं आता है मल और मूत्र का, तो उसका मतलब है कि वो खाना पचा नहीं है। जब अच्छे से प्रेशर आ गया मल और मूत्र का, इसका मतलब है कि अन्न का पचन अच्छे से हो गया है। तो जब वेग आ रहे तो वेगों को उत्सर्जित कर देना चाहिए, और पेट साफ होने के बाद पेट में वैक्यूम तैयार हो जाता है, मतलब पेट खाली हो जाता है। तो हम ये लोग समझते हैं कि अच्छे से खाना पच गया, जो किट्ट भाग है वो निकल गया, और सारा भाग शरीर को पोषित हो गया, और उसके वजह से बल की वृद्धि हुई, उत्साह की वृद्धि हुई। तो इसका मतलब है कि जीर्ण यह लक्षण है। चौथा कंडीशन है कि लघुता, देह से विशेषण कोष्ठस्य इति लघुता, मतलब शरीर में लाघवता का निर्माण होना। जब खाना पच जाता है, अभी आप लोग बहुत ज्यादा हैवी खाना खा लिए तो लघुता नहीं आएगी, गुरुता आएगी, हमेशा बैठ के नींद आने लगेगी हमेशा। और जब शरीर में खाना पच जाता है तो हल्कापन महसूस होता है। पांच भौतिक आहार जो रहता है, वह जो हम आशीत लेह वगैरह लेते हैं, मतलब कुछ सॉलिड लेते हैं, कुछ लिक्विड लेते हैं, तो उस रूप में ग्रहण किया जाता है। और अग्नि की उसकी क्रिया होती है। उसके बाद में सजातीय और विजातीय घटक रूपांतरित होते हैं। जो सजातीय होते हैं, जो बॉडी को पांच भौतिक जो शरीर है, पांच भौतिक शरीर और पांच भौतिक आहार, इससे पोषण होता है। और जो किट्ट भाग है वह विजातीय चीज शरीर से निकल जाता है। तो उसके बाद में शरीर में लघुता उत्पन्न होती है, खासकर कोष्ठ में, अंत कोष्ठ में, महास्त्रोत में लघुता उत्पन्न होना, उसके वजह से पूरा शरीर फ्रेश लगता है। तो ये लघुता उत्पन्न होता है। तो ये चौथा कंडीशन हो गया। उसके बाद में पांचवा कंडीशन है कि आहार जीर्ण हो गया। अब हम कब खाना खाएं? तो जब हमें भूख लगे, मतलब अन्न की अभिलाषा होना, मतलब खाना खाने का मन करना, क्षुधा की अनुभूति होना। अब ये मानसिक नहीं होना चाहिए, टेम्पटेशन नहीं होना चाहिए कि अच्छा खाना बन रहा है लेकिन पेट में भूख नहीं लगी है तब भी खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं। पेट भी खाली होना चाहिए, क्षुधा की अनुभूति होती है। ये खाए हुए अन्न का पचन सुचारू रूप से हो रहा है, इसका संकेत होता है। पूर्व में लिया हुआ अन्न अग्नि द्वारा शरीर परिमाणु में परिणत हो जाता है, और आहार रूपी ईंधन से अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। शरीर संचालन में ऊर्जा का अपव्यय होता है। इस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए शरीर द्वारा क्षुधा की संवेदना होती है। क्षुधा संवेदना मतलब पूरे शरीर में क्षुधा की संवेदना क्यों हो रही है? क्योंकि पेट साफ हो गया है, पेट पच गया, पहले का खाना पच गया है, और पाचक पित्त का स्त्राव फिर से हो रहा है, तो भूख लगने लगता है। हमारा ब्रेन ऐसे डिमांड करता है कि अब हमें भूख लगी है, तो ये संवेदना होती है, तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और ऐसा बोल रहे हैं कि अर्ध रोग हरी निद्रा, आधा अगर रोग हमें दूर करना है तो नींद पूरा होना चाहिए। और सर्व रोग हरी शुद्धा, ऐसा बोला जाता है कि सारे रोग को हरने वाला कौन सा है? तो शुद्धा है। भूख लग गया तो पेशेंट हमारा ठीक है। अग्नि विकृति से शुद्धा वेग नहीं लगती है, और पेशेंट बस टाइम हो गया इसलिए खाना खाते हैं। इसीलिए सर्व रोग हरी शुद्धा, अर्ध रोग हरी निद्रा, मतलब आधा रोग को दूर करना है तो नींद पूरा होना चाहिए। इसलिए आप लोगों को मालूम होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े व्याधियों में सिडेटिव देते हैं, डाइजेपाम वगैरह देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, पेशेंट सो जाता है। पेशेंट सो जाता है तो आधा रोग दूर हो जाता है। और जब उसका भूख लग जाता है तो इसका मतलब सब रोग दूर हो जाता है। एक जो लोकोक्ति है उसको ध्यान में रखना चाहिए।
तो शुद्ध प्रवृत्ति होना मतलब हमारा आहार पच गया है, अब हमें खाना खाना चाहिए। फिर छठवां पॉइंट बताया कि पिपासा, जब अग्नि का पचन कार्य होता है तो उदक धातु का भी क्षय होता है, क्योंकि खाना पचाने में और हमारा पूरा शरीर में जो क्रिया होती है उसमें उदक धातु मतलब जल धातु का भी क्षय होता है। अग्नि का पाचन करने समय ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, ताप बढ़ जाता है, स्वेद व स्रोतस खुल जाते हैं, स्वेद व स्रोतस से स्वेद जो है द्रव रूप में बाहर निकलने लगता है, शरीर के जल से शोषण होता है, उस जल की आपूर्ति भरने के लिए तृष्णा की संवेदना होती है। योग्य मात्रा में पिपासा की अनुभूति होना यह जीर्ण आहार का विशेष लक्षण है। आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि खाना पच गया, खाना पचने के बाद सुबह प्यास लगती है, भूख लगती है, तो इसका मतलब है कि पहले का खाना पच गया है। अगर प्यास नहीं लग रही है, आपका खाना पेट में भरा हुआ है, प्यास भी उतना अच्छे से नहीं लगती है, अग्निमंद रहता है तो उतना प्यास नहीं लगती है। तो इसीलिए ये जो 6 पॉइंट बताए हैं अपने आचार्यों ने कि उद्गार शुद्धि, उत्साह की वृद्धि, वेगों का उत्सर्ग होना, मलमूत्र वेगों का उत्सर्ग होना, लघुता की प्रतीति होना, शुद्ध लगना मतलब भूख लगना, और पिपासा, ये जब हो जाए तो ये हमारा योग्य आहार काल हो जाता है। पेशेंट को भी हमें ये चीज बताना चाहिए। उसके बाद में आचार्य चरक ने क्या बोला है? चरक ने बोला है विस्तृष्टेवण मूत्रे विशुद्ध करणे देहे च सुलगो विशुद्धे च उद्गारे हृदय सुविमले वाते च सरति तथा अन्न श्रद्धायाम क्लम्प्यर्ण में कुक्षे च स्थितले। और सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में एक और चीज बोला है कि प्रदेवत्व आहारो भवति विशेषम काल ततुमतः, मतलब चरकाचार्य जी ने ये बोला है कि हमें खाना कब खाना चाहिए, खाना कब खाना चाहिए, तो बोल रहे हैं कि मल और मूत्र का त्याग होने के बाद, इंद्रियों में निर्मलता आने के बाद, मतलब आंख कान मुंह जीभा ये सब न जो है ना एकदम निर्मल हो जाए, एकदम अच्छा फील करें, और शरीर में हल्का अनुभव होने पे, ढकार अत्यंत शुद्ध आने पे, हृदय में अत्यंत निर्मलता विदित होने पे, मतलब किसी भी तरह का हार्ट में से बाहर प्रतीत नहीं हो रहा है, हल्कापन लग रहा है, और अपान वायु जो है नीचे की जो गैस है वो निकल जाने की वजह से, और भोजन में श्रद्धा उत्पन्न हो, मतलब हम जो खाना खा रहे हैं तो हमें ऐसे सुगंध है, खाना देख के हमें मन करे कि हम खाना खाएं, अन्न की श्रद्धा उत्पन्न, इच्छा उत्पन्न हो, और शरीर और मन में किसी भी प्रकार का क्लम ना हो, मतलब कोई भी चीज का चिड़चिड़ापन ना हो, थकावट ना हो, और उधर शिथिल हो, मतलब पेट हल्का फील हो, तब मनुष्य को भोजन करना चाहिए, यही योग्य भोजन काल है। फिर सुश्रुत सूत्र स्थान 46 में क्या बोला है कि बुभुक्षितो अन्नम अश्नियात मात्र विदितागम, मतलब जब भी व्यक्ति को भूख लगती है, बुभुक्षा लगती है, तो वही भोजन काल है, और मात्रावत भोजन का सेवन करना चाहिए। ये नहीं कि आप मंदाकिनी मैम को भूख लगी है 2 रोटी का और वो खा रहे हैं 20 रोटी, बिल्कुल नहीं खाना खाना है। 2 रोटी भूख लगी है तो 2 रोटी ही खाना खाना है, जितना भूख है जितना इच्छा है उतना ही खाना खाना है। मेरे पास एक पेशेंट है, वो भस्मक रोग से पीड़ित थी, तो वो एक बार में 100 कभी 108 चपाती खा जाती थी, और मतलब वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था, और उनके हस्बैंड रोटी पका पका के परेशान हो गए। बाद में उन्होंने बेरेटिक सर्जरी कराया, बेरेटिक सर्जरी में पूरा आमाशय को कट कर दिया और वो इसोफेगस को खींच के इंटेस्टाइन डिओडिनम में जोड़ दिया। अब वो क्या है कि जब स्टमक कट कर दिया है बेरेटिक सर्जरी में, तो बाद के सारे लक्षण आ रहे हैं, मतलब भूख तो कंट्रोल में है लेकिन लिक्विड पी के रहना पड़ता है। वो पेशेंट को मैं लेके आऊंगा सेशन में, फिर मैं बात करूंगा। तो ये जो है ना भूख जितना लगता है उतना ही खाना करना चाहिए, ज्यादा भोजन नहीं करना है और कम भी भोजन नहीं करना है, जितना भूख लगती है उतना खाना करना चाहिए। दूसरा बोल रहे हैं कि शुद्ध संभवती पक्वेशु रस दोष मलेशु च काले व यदि काले व अकाले सो अन्न काल उदाहृता, मतलब जब रस दोष और मलों का पाक हो जाता है तब शुद्धा की प्रवृत्ति होती है, तभी आहार लेना चाहिए, वह अन्य दृष्टि भोजन का काल हो या ना हो, और दोष मलादि का पाक हो जाए, भूख लग जाए, तो वही आहार का काल है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर भूख रात को 2 बजे लगी है और आप बोल रहे हैं कि हम 2 बजे कैसे खाना खाएं, ऐसा नहीं है, जब भूख लगे तब खाना खा लेना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में है। शुद्ध संभवती पक्वेशु रस दोषेशु मलेशु च, मतलब जब रस पूरी तरह से पच जाता है, दोष और मल पच जाते हैं, और वो हम ये नहीं देखना चाहिए कि काल है अकाल है, जब भूख लगे तब खाना खा लेना चाहिए, क्षुधा वेग को नहीं रोकना चाहिए। दूसरा बताएं, और मॉडर्न साइंस भी बोलता है कि अगर खाना नहीं खाएंगे हम तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। दूसरा ये बोला है चरक संहिता में कि जीर्णे अश्नियात, मतलब चरक विमान स्थान में जो बोला है कि पूर्वकृत भोजन के जीर्ण होने पर
द्वितीय भोजन करना चाहिए, मतलब पहला भोजन करने के बाद दूसरा भोजन करना चाहिए। आहार जीर्ण हो गया है, इसका लक्षण चरकाचार्य जी ने क्या बोला है कि दोष स्वस्थान में आ जाते हैं, उद्गार शुद्ध होता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, हृदय में कोई भी तनाव महसूस नहीं होता है, मल मूत्र पुरुष अनुलोमन अच्छे से हो जाता है, किसी किसी को गैस ही पास नहीं होता है, गैस अटका हुआ रहता है, पेट फूला हुआ रहता है, तो यह भी योग्य नहीं है। वायु भी अच्छे से अनुलोमित हो जाना चाहिए, और नहीं तो मेडिसिन लेना चाहिए, मेडिसिन लेके उसको ठीक करना चाहिए पाचन क्रिया को। और दूसरा बोले हैं शुद्धा, शुद्धा की अनुभूति हो, स्रोतसों के मार्ग खुल जाने, ऐसा होना चाहिए कि स्रोतस भी हमारे खुल गए, रसवस स्रोतस रक्तवस, ऐसा अंदर से फीलिंग हो कि सारे स्रोतस खुल गए हैं। उसी तरह से ये ऐसा आहार जो रहता है वो धातुओं की पुष्टि करने में समर्थ होता है, आयु का वर्धन करता है। अतः प्रथम भोजन जीर्ण होने के उपरांत ही द्वितीय भोजन करना चाहिए। और दूसरा है इन्होंने स्पेशली बोला है कि भूख लगी है लेकिन आप खाना स्किप कर रहे हैं, लंघन कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो वह भी गलत है। व्यतीत काल में बिल्कुल भी खाना नहीं खाना चाहिए। सुबह का टाइम स्किप हो गया तो आपको जब तक भूख नहीं लगे नहीं खाना है, आप बाद में खाना खा रहे हैं जब आपको भूख ही नहीं लग रही है, तो गलत है। और अजीर्ण अवस्था में अगर भोजन किया जाता है तो अपक्व आहार रस के साथ मिलकर आहार शीघ्र दोषों का प्रकोप करके विकारों की उत्पत्ति करने में सहायक होता है। ये बात तो हो गया नॉर्मल दिनचर्या का। अब ऋतु के अनुसार भोजन काल, जिन ऋतुओं में रात्रि बड़ी होती है जैसे कि हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में, उसमें स्निग्ध और उष्ण भोजन पूर्वाह्न में ही कर लेना चाहिए, सुबह सुबह ही कर लेना चाहिए, अपराह्न नहीं देखना चाहिए, पूर्वाह्न मतलब ब्रेकफास्ट सुबह ही कर लेना चाहिए। स्निग्ध और उष्ण मतलब घी डाल के गरम गरम खा लेना चाहिए। और जिन ऋतुओं में दिन बड़े होते हैं जैसे कि ग्रीष्म ऋतु है, प्रावट ऋतु है, इसमें लघु द्रव और शीतल भोजन अपराह्न में मतलब दोपहर में करना चाहिए। उसमें हमें हमारे खाने में द्रव होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, क्योंकि गर्मी में बहुत पसीना आता है, तो इसमें लिक्विड होना बहुत जरूरी है। हल्का खाना खाना है और ठंडा मतलब शीतल पेय जैसे शरबत वगैरह है, जैसे गन्ने का रस हो गया, फ्रूट जूसेस हो गए, इतना भी ठंडा नहीं, चिल्ड नहीं पीना है, लेकिन ठंडा हमें शीतल पेय का भी सेवन करना चाहिए, ताकि गर्मी जो है वो हमारी बॉडी को मतलब गर्मी से नुकसान ना हो। कुछ लोग गर्मी में बहुत ज्यादा सोते हैं, लू लग जाती है, हेडेक होने लगता है, उष्मा का आघात होता है, तो उससे और बीमारियां भी होने लगती है। इसलिए शीतल पेय का प्रयोग करना चाहिए। और जिन ऋतुओं में दिन और रात्रि समान हो उसमें मध्याह्न में भोजन करना चाहिए, या फिर एक बार भोजन करना चाहिए। जहां पे हमारा वर्क उतना नहीं है, फिजिकल वर्क नहीं है, तो दिन में एक बार ही भोजन करें। और संहिताओं में लिखा है कि 40 साल के बाद में एक ही बार खाना करना चाहिए, क्योंकि अगर उतना फिजिकल वर्क नहीं है, बैठे रहने का काम है, दिन में एक बार भोजन कर लिया बस उतना हो गया। दूसरा है कि अतीत काल, भोजन करने का समय निकल चुका हो, या अप्राप्त काल, भोजन करने का समय प्राप्त नहीं हुआ हो, तो उस टाइम पे मतलब टाइम नहीं हुआ है खाना खाने का, तो उस टाइम पे भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अप्राप्त काल में भोजन किया मतलब टाइम नहीं हुआ है, भूख नहीं लगी है और भोजन कर लिए, तो शरीर में लघुता नहीं आती है, भिन्न भिन्न रोग हो जाते हैं। और यही हमारे पेशेंट होते हैं। कल मंदाकिनी मैम की पेशेंट को भूख नहीं लगी थी और उन्होंने जो खाया तो उनसे पेन एग्रेवेट हो गया गॉल ब्लैडर स्टोन का, तो और वह मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं अगर बिना भूख के खाना खा रहे हैं तो। और अतीत काल में मतलब खाने का टाइम बीत गया और उसमें अगर हमने खाना खाया तो वायु जो है वो पाचक अग्नि को दूषित करता है, आहार का पाक ठीक तरह से नहीं हो पाता है और भोजन करने की इच्छा नहीं होती है। इसीलिए उत्तम तरीके से सुसंस्कृत और युक्तिपूर्वक दोष और काल आदि का विचार करके आहार का सेवन करना चाहिए। ऐसा चरक संहिता में भी बोला है, सुश्रुत में भी बोला है, वाग्भट में भी बोला है, बृहद वाग्भट संहिता जो अष्टांग संग्रह है उसमें भी बोला है। इसी तरह से कुछ और भी मॉडर्न साइंस में क्या बोला है कि many of us tend to feel like what we eat has a greater impact than we eat. It's important to remember that our body digests food differently at various times of the day. मतलब हमारा जो शरीर है ना वो खाने को अलग अलग टाइम पे पाचन करता है, पचन करता है, डाइजेस्ट करता है। तो इसीलिए हमें बॉडी का जो रिदम है, हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, शरीर है, उसको ये देखना चाहिए कि कब भूख लग रही है कब नहीं भूख लग रही है। अगर वो टाइम हमने नहीं इंटरेक्ट किया, अपने बॉडी को नहीं समझा और हम बस खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, तो उसके वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। एक और है कि जो लेट खाना खाते हैं, लेट खाना खाते हैं उनको डिसलिपिडीमिया, लिपिड उनका बढ़ा रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, हाई लेवल फैट्स रहते हैं, और क्रॉनिक डिजीजेज होते हैं, हार्ट की बीमारी होती है, डायबिटीज होता है। जो रात को खाना खाते हैं, दिन भर नहीं खाएंगे, रात को खाना खाते हैं,
और हमारे ग्रंथों में बोला है कि रात को जो 12 बजे के बाद खाना खाते हैं वो निशाचर, मतलब वो राक्षस की खाना खाते हैं। राक्षस का उस टाइम पे कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात्रि में सारे स्रोत बंद हो जाते हैं, दिन में खुले हुए रहते हैं, इसलिए रात्रि में खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ, एक दिन कभी बहुत तेज भूख लग रही है, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, उस टाइम खा ले, लेकिन रूटीन में रात को कभी भी नहीं खाना खाना चाहिए। दूसरा ये बता रहे हैं कि रात में सोना बहुत जरूरी होता है। अगर सोएंगे, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य जो बोला है, तो रात्रि में टाइम पे सोना भी जरूरी है। खाना पचने के लिए विश्राम करना बहुत जरूरी है रात्रि में। दिन में खाना खा के सोना बिल्कुल भी निषेध बोला है। अभी बाकी आप लोग बताइए, मैं अनम्यूट करता हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ जी। हाँ, मंदाकिनी मैम, आप इस पे कुछ बोलेंगी? डॉक्टर मंदाकिनी मैम। नहीं सर, क्या बोलूंगी, सारा तो आपने बोल ही दिया। ये तो है डेफिनेटली, पर सर कभी कभी ऐसा होता है इनकेस, मतलब मुझे जहाँ लगता है कि हमें खाने जब भूख लगे तभी खाना चाहिए, लेकिन बीमारी में क्या होता है कि जब हम अचानक से हम नहीं खाते हैं, अब अगर हम अग्नि का वेट कर रहे हैं ना, तो उस कंडीशन में भी गैस फॉर्म होने लगती है। तो मुझे लगता है कि आप खाने को ना खा करके लिक्विड तो आप ले सकते हो थोड़ा थोड़ी मात्रा में, जिससे कि वो गैस फॉर्म भी ना हो और मतलब अग्नि भी प्रज्वलित होने लगे। कुछ मेरे हिसाब से तो सर ऐसा है। जी ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। कंचन मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? सर हेलो। हाँ जी, आदित्य सर बताइए। सर एक्चुअली मैं जैसे फॉर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे दिन में एक बार खाना मेरे ख्याल से मेरे लिए तो नेचुरल है क्योंकि उम्र मेरी हो गई है। अदरवाइज लेकिन जैसे अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैं 5:30 बजे में आया, तो मेरे को भूख लग रही थी और दौड़ने का भी मन था। तो जस्ट वायु का अनुलोम थोड़ा सा जैसे बॉडी एकदम प्रिपेयर होती है, उसके बाद फिर भूख मर गई और फिर दौड़ने, मतलब विषम जो गलत भूख जिसे बोलते हैं ना, विषम अग्नि ऊपर चढ़ती है स्ट्रेस के कारण। तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी रहता है सर। तो वही सही भूख और गलत भूख के डिफरेंस, अभी जैसे 6 किलोमीटर दौड़ के आया और भूख नहीं लग रही, तब से तो कुछ नहीं वही खाया, तो तो वही बोला है, सही भूख। इसीलिए इसीलिए बोला है कि उद्गार शुद्धि, उत्साह की वृद्धि, लघुता और भूख लगना, प्यास लगना, वेगों का उत्सर्ग होना, ये जो बताए ना 6 चीजें, लघुता होना, जब भूख लगेगी तब खा लेना चाहिए। यस सर, लेकिन फिर वो भूख भी जैसे क्या है, विषम अग्नि के कारण भूख लगती है कहीं ना कहीं, जो स्ट्रेस। सर ऐसा होता है ना, जब हम लोग ज्यादा वर्क करते हैं तो ज्यादा कंजप्शन हम लोग करते हैं ना ग्लूकोज का। तो जिस दिन आप ज्यादा कर लेते हो तो नीड तो जरूरत पड़ेगी ना। तो जरूरी नहीं है कि हम जिस दिन एक रेगुलर वे में चल रहे हो तो हमें भूख लगती रहेगी, लेकिन जिस दिन ज्यादा काम कर ले उस दिन एनर्जी ज्यादा गई तो फिर तो भूख लगेगी ना। ये आप ऐसे हम नहीं बोल सकते कि विषम अग्नि हो गई है। हमारे वर्क पर भी सर डिपेंड करता है नहीं मेरे मैम, हिसाब जैसे से। फिजिकल वर्क मैम जैसा रहता है कि जैसे हाँ हम डिपार्टमेंट में रहते हैं तो कुछ कैलोरी तो बर्न होती नहीं है, बहुत कम काम करते हैं, स्ट्रेस ज्यादा रहता है, उससे अंदर सर, जो भी मेंटली स्ट्रेस के मेंटली कारण भी, खराब अगर होता आप है। मेंटली भी स्ट्रेस ले रहे हो तो उसमें भी तो होगा ना कंजप्शन, है कि नहीं है? हाँ जी जी मैम, जी मैम, वही कंजम्पशन नहीं होता, वो अग्नि बदल जाती है शायद मैम। ये मेरा समझ में गलत हो सकता है, मैं इसलिए नहीं, पूछ रहा था आप मुझे एक्चुअली। ये बताइए, अगर हम लोग ज्यादा सोच रहे हैं, ज्यादा दिमाग वाला काम कर रहे हैं, तो क्या नहीं होगा उसमें कैलोरीज बर्न सर? बस बस मेरा उदाहरण ये था कि अभी मैं नहीं, जैसे मैं सर से पूछ मतलब। रही हूँ, आप सर से आप जी अगर जी। ज्यादा मेहनत करें, लैपटॉप पे काम करें, कुछ कुछ हाँ किताबें पढ़ रहे हैं, आपके एग्जाम के टाइम पे, बीएमएस के टाइम पे कितना भूख लगता था? हाँ हाँ, वही कह रही हूँ। कितना भूख लगता था? तो ब्रेन भी तो ग्लूकोज को खींच रहे हैं ना, तो उस जी टाइम पे सर, भूख जी सर। ज्यादा लगता है। लेकिन सर कैलोरीज बर्न उतनी नहीं होती जितना कि कहीं ना कहीं कुछ इसेंशियल तत्व कम हो जाता है जिसके कारण भूख लगती है, क्योंकि कैलोरीज तो उतनी बर्न, जैसे अभी 6 किलोमीटर सर दौड़ा हूँ, सर जितनी आप कैलोरीज देख बर्न रहे करेंगे। हो, सर आप देख रहे हो, उस किताब को पढ़ रहे हो, गर्दन घुमा रहे हो, उतनी कैलोरीज बर्न तो नहीं होगी जितनी हम दौड़ के करके आ रहे हैं। लेकिन जी सिंपल मैम। सी बात है, बर्न तो होनी है, आंखों को कुछ प्रेशर देना है, गर्दन को घुमाना है, सोचना है। एक ही स्टेडी पोस्चर पे तो आप एकदम नहीं सोच सकते हो ना। सिर तो घुमाओगे, इनसे बात करोगे, उनसे बात करोगे, चल के जाओगे या कापी पढ़ने पलटोगे। तो होती है कैलोरी बर्न, लेकिन सर उतनी तो नहीं होगी जितनी आप दौड़ के करोगे। जी मैम, वही इसलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे अभी दौड़ के आया हूँ तो भूख मर गई है और ज्यादा ऊर्जा महसूस हो रही है। कहीं ना कहीं कुछ और फैक्टर भी होगा, जैसे मैं भूख तो ये अकेला, जैसे। कोष्ठ और शाखा गति हो गया ना, व्यायाम करने से दोष जो है वो शाखा में चले गए, कोष्ठ से सर शाखा इन्होंने हाँ। में। रोक लिए ना भूख, ये आए, इनको भूख लगी थी, इन्होंने भूख अपनी रोक दी, ब्रेक दबा नहीं नहीं, दिया और पहले उसके क्या बाद नहीं, दौड़ गए। दवाया नहीं, वायु का अनुलोम मतलब चलो। तो जैसे दौड़ने के पहले बॉडी प्रिपेयर करती है ना, घबराहट होती है हल्का सा कि उस तरीके से प्रिपेयर रहना है, तो मोशन तो थोड़ा सा उस हुआ, टाइम पे आप खाना खा सकते उसके बाद थे भूख क्या? मर गई। वो ठीक है, लेकिन आप उसके खाना खा सकते थे क्या उस टाइम? अगर रुक रुक जाते तो खा सकते थे क्या? हाँ सर, खाता भूख के लिए तो खाता बुझाने के लिए,
तो सर वही थोड़ा सा मैंने पानी पी लिया था उस टाइम पे, थोड़ा सा हल्का सा 100 ml दूध पिया था, 100 ml। हाँ तो वही आहार हो गया ना आपका, दूध ही है वो। 100 ml दूध पिया था। सर ऐसा तो होता है, अभी मैं भी जैसे कि शाम को खाना मैं दोपहर को 2 बजे खा लेती हूँ, लेकिन शाम को मैं जाती हूँ ना, तो मुझे 3 बजे 4 बजे बहुत तेजी की भूख लगती है। फिर मुझे कुछ मिलता नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलता ना, तो फिर या मरीज देख रही होती तो मुझे अपनी भूख दबानी पड़ती है, फिर वो मर जाती है, फिर वो वही रात को 8 बजे फिर लगती है। तो सर ये हम लोग भूख दबा लेते हैं, इसी को बोलते हैं वेट रोकना। पानी कितना भी पी लेंगे, लेकिन जो भूख है ना वो हमारी उस समय के लिए थोड़ी तो दबी जाती है, मेरे हिसाब से तो ये। जी, ये आपका बात सही है। जो असली भूख रहती है उसको कोई नहीं दबा सकता है, और जो दबाएगा उसको व्याधियां होती है। जी जी, असली भूख को नहीं दबाया जा सकता, ये वही असली भूख नहीं थी, इसलिए मैं प्रणाम सर। सर असली भूख से मतलब यही कि बिल्कुल आंतों में बिल्कुल लगने लगा कि बिल्कुल आंतें कल्लाने लगी हो, ऐसा लगता है भूख बहुत तेज वैक्यूम लगा आपने हो। नवरात्रि का व्रत किया है क्या? हाँ नवरात्रि का, उसी में हाँ। तो वो भूख जो रहती है वो कितना रहती है, डेंजरस भूख रहती है। उसे दबा नहीं सकते, फिर परेशानी आने लगती है। हाँ सर मुझे ये पूछना था, दो चीजें पूछनी थी। एक तो आजकल खाने से पहले सलाद का थोड़ा चल, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल एक्सेस में खाएं, लेकिन थोड़ा सलाद का क्या ये कितना सही है? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि फाइबर आपके में ऑलरेडी, खाने में ऑलरेडी उतना होता है, और अगर आप एक्सेस फाइबर लेंगे तो फिर वो आपको क्या है कि पचाने में मुश्किल करेगा आपको। मतलब जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसमें एक्सेस फाइबर अगर आप लेंगे तो पचाने में मुश्किल हो जाएगा आपको, मतलब उस पर स्ट्रेस पड़ेगा आपके पाचन तंत्र पे। और सर दूसरा ये पूछना था कि आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग ब्रेकफास्ट और इवनिंग में कुछ ना कुछ लेते हैं, तो 4 चीज हो गई, मतलब 4 टाइम पे होने लगे, 2 शॉर्ट और 2 बिग। मतलब एक सुबह ब्रेकफास्ट करीब 7-8 बजे, फिर 11-12 बजे खाना हो गया है, फिर शाम को 5 बजे करीब, कुछ 5 साढ़े 5 बजे कुछ हल्का सा छोटा सा ब्रेकफास्ट टाइप, मतलब कुछ भी थोड़ा हल्का 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 फुल्का नाश्ता, फिर रात के 8 बजे के आसपास खाना हो रहा है। तो ये चूंकि अब मॉडर्न बना हुआ है, क्योंकि हम लोग पूरा 2 टाइम पे कर नहीं पाते, मान लीजिए किसी को सुबह तो थोड़ी बहुत भूख लगेगी लगेगी, तो ये कितना सही है? देखिए, सब जायज है, लेकिन आपका काम कैसा है उस हिसाब से। अगर आपको 5 बजे भूख लग रही है तो आपने कुछ ये निवृत्ति के लिए कुछ खा लिया, वो सही है। लेकिन टाइम हो गया है और इसलिए आप खा रहे हैं तो वो गलत है। हाँ ठीक। सर ब्रेकफास्ट दूसरा, में जो, सैलेड खाने का जो बोला ना हाँ आपने, सलाद, हाँ अति सर्वत्र वर्जित। अति नहीं करना चाहिए कि हमारी बॉडी को रफेज मिलेगा तभी पेट साफ होगा। और ऐसा भी बोला है, सर्व रसाभ्यासम बलकरः, सभी रसों का अभ्यास करना बलकर है। तो हमारे खाने में सब कुछ होना चाहिए, सैलेड भी होना चाहिए, मीठा भी होना चाहिए, खट्टा भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अति नहीं होना चाहिए कोई भी चीज, कि मीठा ज्यादा खा रहे हैं, नमक ज्यादा खा रहे हैं, खट्टा ज्यादा कर रहे हैं, कोई भी चीज अति नहीं होना चाहिए। सर जिसका मीठे में से प्रमाण, हम लोग कैसे खाएंगे, क्योंकि नमक भी है और मीठा भी है, जैसे मान लो क्या खीर वगैरह, ये तो दूध नुकसान का, करेगा। दूध और नमक नहीं होना चाहिए। बाकी हम हाँ गुलाब जामुन खाना चाहें, जलेबी खाएं, वो तो खा ओ, सकते हैं। जी। सर एक खीर, बात और है कि मीठा रस पहले खाना होना होता है ना, तो क्या मिठाई पहले खानी चाहिए क्या? हाँ, क्योंकि ज्यादातर जो क्या कि मीठा से आखिरी में खाया जाता है, आखिरी में, जबकि वो मीठा गलत पहले, होता है, वो गलत होता है। मीठा पहले, मिठाई जो भी है पहले खानी चाहिए सर, है हाँ ना? जी, और तो सर स्निग्ध मीठा पहले खाना चाहिए ना, मतलब जैसे हाँ जैसे हाँ, मीठे में भी हाँ, स्निग्ध मीठा मीठा। लड्डू, जैसे आप वो घी वाला लड्डू आप खाएंगे तो पहले सबसे पहले वही खाना पड़ेगा। हाँ। और सर सर हमारे, कल मेरी जो पेशेंट थी उसका एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। जब तो हाँ उसको भूख नहीं लगी थी तब तो उसने वो खा लिया, खिचड़ी खा ली, उसको दर्द एग्रीवेट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने सुबह 10-11 बजे खिचड़ी खाई रही, एक चमचा खाई थी उसने। उसके बाद उसने दिन भर कुछ नहीं खाया, डर के मारे कुछ नहीं खाया। अब क्या हुआ कि दिन भर कुछ नहीं खाया, एक तो वैसे भी शरीर में कुछ नहीं गया, और वो फिर गैस ऑलरेडी फॉर्म हो ही रही थी, क्योंकि वहां पे अग्नि मंद थी, गैस पास नहीं हो रही थी। फिर शाम को जब उसने मुझे शाम को फिर फोन करके बोला कि दर्द बहुत तेज हो रहा है, तब मैंने बोला कि दर्द बहुत तेज हो रहा है, इसका मतलब कि इसके कहीं ना कहीं गैस फॉर्म हो रही है, इसको नारियल पानी पिलाओ। और जैसे ही सर उसने नारियल पानी पिया, तुरंत उसके दर्द बंद हो गया। तो ये इंडिकेट करता है कि ज्यादा हमें भूखे भी नहीं रहना है, और ज्यादा हमें भर के ठूस के खाना भी नहीं है, जी, जो कल का बराबर। इंसिडेंस हुआ है वो। तो इस हिसाब से मैंने कल जैसे ही उस नारियल पानी पिया, अचानक उसका दर्द पूरा गायब हो गया और वातानुकूलन भी हो गया। जी, ये होता है सर। सिर्फ मुझे ये पूछना था कि रात में जो खाना के बाद हम लोग दूध लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ना है, विरुद्ध आहार ना हो, तो मिनिमम कितना डिफरेंस होना चाहिए रात के दूध में और खाने में मिनिमम? 1-2 घंटा तो रहना ही चाहिए ना। सर 1 या 2? हाँ,
तुरंत ही खाना खाएं नमक वाला चीज और नहीं सर, तुरंत ही दूध एक्चुअली पी में लेते कई हैं। लोग बोल रहे थे कि पूरा 3 घंटा गैप होना चाहिए, कई लोग 2 घंटा, कोई 1 घंटा बोलता है। तो थोड़ा सा ये है कि 1 घंटा के काफी होता है क्या? 1 घंटा अगर हम बोल रहे हैं तो। अगर आपने, अब वो टाइम कितना है, आपने 8 बजे खाना खाया तो हम्म, आप तो कितना बजे रहे हैं, उस पर डिपेंड मान करता है। लीजिए 10 बजे सो रहे हैं तो। हाँ, 8 बजे खाना खा रहे हैं, आपका अग्नि अच्छा है तो थोड़ा टहल के आके और फिर 10 बजे सो गए तो ठीक है ना, उतना दूध पी के सो गए तो ठीक है। सर नहीं नहीं सर, मुझे ये पूछना 1 घंटा काफी होता है या फिर हम 2 घंटा ऐसा रखें? ऐसा हम नहीं डिफाइन कर सकते, पुरुषम पुरुषम विक्षम वा। हर पेशेंट के लिए, हर इंसान के लिए अलग टाइम होता है सर उसका इसका वो कार्य। होता है, सर मैं बताऊँ क्या होता है इसके साथ में, जैसे हमने 8 बजे खाना खा लिया और आप कह रहे हो ना 1 घंटे बाद, तो मेरी अगर अग्नि मंद है ना तो मेरा खाना लेट पचेगा। आप देखना डेफिनेटली अगर आपकी अग्नि अच्छी होगी तो आधे घंटे बाद आपके पेट में ना हल्कापन आना शुरू हो हाँ हाँ जाएगा, हाँ, जी जी है ना। तब आप अंदाजा लगा सकते हो कि हल्कापन, वही अगर मेरी अग्नि मंद है तो मुझे 1 घंटे बाद भी हल्कापन नहीं आएगा, जी। ठीक है। तो और वो डिपेंड हल्केपन के करता है बाद ही आप, मतलब हमें माने कि दूध दूध और खाने का मतलब कि अगर कंफर्टनेस होना हाँ चाहिए। हाँ तो हाँ, मैक्सिमम आपको 1 घंटे का तो रखना ही रखना है, लेकिन 1 घंटे। डिपेंड अपॉन योर डाइट कि आपने ठूस के खाया है कि आपने 3 रोटी की भूख में 2 रोटी खाया है। एक्चुअली में किसी एक डॉक्टर ने एक बार मैसेज लिखा था कि 3 घंटे होना चाहिए, तो मुझे लगा 3 घंटे तो नहीं बहुत सर, हो किसी गए। किसी को क्या होता है ना कि 1 घंटे बाद भी खा करके नहीं पचेगा, वो उसको डकार आने लगेगी, इट मीन्स कि उसकी अग्नि मंदे पचा नहीं है। तो वो ओके, व्यक्ति को अपना देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। हाँ, और उसको फिर तुरंत सोना भी नहीं है, दूध पीने के 1 घंटे बाद ही सोएगा, टहलेगा। ये नहीं कि खा करके ही बैठ गए, फिर 1 घंटा हो गया, फिर देख लिया अरे हाँ दूध पीने का टाइम हो गया तो पी के फिर बैठ गए, फिर सो गए 1 घंटे बाद। सर रात के दूध पीने के बाद कितनी देर बाद सोना होता है मिनिमम? इसमें बोला है ना, अपना आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति साथ में, ये खुद को पता रहता है कि हमको कितना, हम कितना आहार शक्ति है हमारा। हम ऐसे डिफाइन नहीं होते कि मंदाकिनी में हम 1 किलो खाना खाएंगे, 1 किलो चावल खाएंगे। खुद को पता है हमारी बॉडी को कितना नीड है, उस हिसाब से। बेसिकली ब्लोटिंग नहीं होना चाहिए सोने के पहले, और खाली मतलब हल्का हाँ महसूस होना चाहिए। हाँ जिसको करना है ना ये सारा काम, उससे पहले अपना देखना पड़ेगा कि मैं कैसे पचा पा रहा हूँ, मेरे पर क्या चल रहा है। ये हम उसको ना एक मैथमेटिक तरीके से नहीं बता सकते, जी, ओके। ये होता है। सर हेलो, एक चीज और पूछनी प्रणाम। थी। हाँ मैडम आप बोल लीजिए प्लीज। पूछिए पूछिए सर, कोई नहीं, आप पूछिए, मैं बाद में पूछती हाँ, जैसे हम लोग ये बोलते हैं कि आटे में जैसे नमक डाल के जो लोग बनाते हैं रोटी वगैरह, वो अच्छी नहीं होती, लेकिन हम लोग खाने में तो नमक होता है सब्जी में, तो फिर आटे में नमक डालना क्यों? कई लोग मना करते हैं कि आटे में आप रोटी नहीं, बना रहे वो नमक डालना गलत नहीं होता है, लेकिन ज्यादा नमक डाल के हर चीज में नमक खाना वो गलत होता है। हो, मतलब ऐसे नमक प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हाँ, नहीं और सर, अगर हम तो मुझे चाय लगता है चपाती कि खा रहे आटे हैं। में नमक डाल के खाना गलत है सर। सर इसलिए रोटी गलत है मृदु पाक क्योंकि होती है वो इसलिए। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नमक हमें लेना ही नहीं है, चाहे वो डायबिटीज वाले हैं चाहे कोई भी। आटे में नमक मेरे ख्याल से आधा कहाँ पड़ता है, हमारे यूपी में तो नहीं पड़ता है, जहां तक मैं हाँ जानती नहीं हूँ। पड़ता, लेकिन कुछ लोग बोलते, मैंने पूछा कि हाँ, नुकसान क्यों कर रहा लेकिन है, जब क्योंकि वो पराठा खाते हैं तब उसमें पड़ता है, क्योंकि वो नमकीन पराठे बनाते हैं। हाँ और नमक कश्मीरी हाँ पराठे भी मैम, लोग बनाते हैं, तो मैंने पूछा कि यूपी नुकसान में क्या, भी क्योंकि हम कई लोग घरों में खाने में तो पड़ता है नमक मैम। हुआ ना। जी सर बोलिए। यूपी में कई घरों में पड़ता है नमक आटे में, जी जी हाँ, वो अच्छा मैंने एक मानते हैं। हाँ तो मैंने हाँ पूछा सर, गलत वो क्यों बात है? पे कह रही, वही तो कह रही कि मोस्ट जगह नहीं पड़ता है, लेकिन नहीं डालना चाहिए नमक। क्यों नहीं डालना चाहिए ना, क्योंकि जो एक्स्ट्रा नमक हम, जैसे हम मना करते हैं ना कि सलाद में मत डालो, ऐसे मत डालो, वो एक्स्ट्रा नमक पानी ऑब्जर्व करता है ना, तो एक्स्ट्रा नमक चला जाता है, जो कि हम ना डाल करके बच सकते हैं इन चीजों से। सर मेरा कहने का मतलब ये है। स्निग्ध और मृदु चीजों के साथ तो नमक वैसे ही वर्जित होगा ना। वर्जित क्या स्निग्ध और होगा? मृदु मृदु चीजों में नमक डालना मना होगा ना, बस नहीं। नमक जितना हमारे शरीर को जरूरत है उतना ही खाना चाहिए। एक चीज और पूछनी है, जैसे सर ने बोला कि स्निग्ध के साथ मना होता है, तो घी नमक जो लगा के रोटी पे वो खाते हैं चुपड़ के, वो सही होता है क्या? हाँ सही होता है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसमें नमक मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा हल्का नहीं होना होना चाहिए, बस ठीक है चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू बस सर। हमें रोटी में नमक इसलिए डालना है क्योंकि अगर आप दूध और रोटी खा रहे हैं और उसमें नमक और दूध जाएगा तो वो हाँ विरुद्ध ये है। वो तो विरुद्ध आ रहा हूँ, मैं खाने की साथ बात करूँ, सब्जी रोटी खाई तो हमने खा उसमें सकते हैं, तब वो कोई तब गलत नहीं होता। वो गलत। थैंक यू सर, प्रणाम सर। हाँ, आशा मैम, जागीर सिंह जी, सर नवजोत ये भी कौर। तो होता है हेलो, ना प्रणाम सर, सर। सर हाँ जी बोलिए। सर सर, कुछ एक लोगों को आदत होती है ना गुड़ के साथ भी तो खाने की, रोटी तो वो भी तो फिर त्योहार हो जाएगा ना। ठीक है ठीक है, आगे नवजोत कौर मैम आप बताइए।
हाँ जी सर, ऐसे होता है कई बार, जैसे 8 साढ़े 8 खाना खाया, बस जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको सर 12 साढ़े 12 फिर से भूख लग जाती है, बैठे रहते हैं पढ़ते हैं, तो सर उनको उस समय चपाती तो खाना नहीं दे देना चाहिए सकते ना, सर। उनका ग्लूकोज पूरा कंज्यूम हो रहा है खाने में, मतलब पढ़ाई में, तो उनको तो भूख लगेगी तो खाना खाना ही चाहिए ना। तो सर 12 साढ़े 4 घंटे बाद फिर से उनको खाना दे देना चाहिए, क्योंकि वो जरूर उस समय देना चाहिए, खाना भी भूख लगी है तो खा खाना क्यों नहीं देंगे। खाने की जगह सर अगर कुछ मीठा देना तो ज्यादा अच्छा चलता है सर। रसगुल्ला, मतलब मुझे मालूम सर, जैसे हम लोग जब पढ़ाई करते थे ना, जब 28 35 घंटे और लगातार रटना होता था, तो अगर रसगुल्ला खा लेता 2-3 किलो तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन अगर वो नहीं खाते थे, मतलब ग्लूकोज जो ब्रेन कंज्यूम करता है, तो फैट वाला मेटाबॉलिज्म काम नहीं करता, एग्जॉशन नहीं होता था। मुझे लगता है उस समय इंस्टेंट, जैसे बोलो दूध पी लो, दूध भी नहीं पीते, तो फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं सर उस समय दे रात सकते को। हैं, और आप खाना भी दीजिए ना, यंग बच्चों को तो खाना खाने में क्या प्रॉब्लम है। जी सर ठीक है सर, यही होता है ना कि डिनर कर लिया तो फिर होता है अब खाना तो नहीं खाना, बट भूख लगी है, कुछ और चाहिए, तो हाँ। हलवा वगैरह मैम बना आप देते रात हैं की बात कर रहे हो? जी मैम, रात को मैम आप उनको जगा क्यों रहे हो? बच्चों को रात में क्यों पढ़ने का? उनको दिन में हाँ, पढ़ने का बोलिए ना। मैम। उनको मैम रात को नहीं, दूध पिला के बच्चे सोने दीजिए। मैम नहीं, अरे जैसे मैम वो बेटी फिर मेरी रात ना। की पढ़ाई का ऐसा है ना मैम, ऐसा है कि रात की पढ़ाई ना, अगर पढ़ाई भी करेगी ना तो वो भूल जाते हैं, टाइम पे याद भी नहीं आती वो स्टडी सही से। उनको मैम बोलो दिन में मानते सुबह नहीं है उठ के। बच्चे। नहीं, बोलते उनको हैं आप बहुत समझाइए कोशिश। ना। आशिया मैम, नहीं आशिया मैम, मुझे ये पूछना था कि जैसे यहाँ तो ठीक है, आप घर पे स्कूल की बात कर रहे हैं, लेकिन कॉलेजेस में तो होता है कि जैसे असाइनमेंट है या फिर जो भी उनके टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें तो रात में ही वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, कि रात में सारे काम कर रहे होते, सारे कर रहे होते, सब मिल भी रहा बिल्कुल होता है। मैम, बच्चे बोलते मैम, हैं सब कंसंट्रेशन। असाइनमेंट सर असाइनमेंट वगैरह सब जो है ना वो सब दिन में ही होते हैं ना। उनको बोलो रात को 4 बजे उठ जाए, सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठे और फिर उसके बाद पढ़ाई करें। रात को खा के जल्दी से सो जाए, दूध पी के सो जाए, और फिर सुबह उठ के ब्राह्म मुहूर्त में पढ़ाई करे, जितनी पढ़ाई करनी है। रात का पढ़ा हुआ याद भी नहीं रहेगा, उनकी पढ़ाई वेस्ट होगी एक्चुअली वो जो पढ़ने से। इसलिए उनको मैम बोले सुबह बहुत का पढ़ा हुआ कोशिश याद भी करते अच्छे से हैं रहे। मैम बीइंग पेरेंट्स बहुत नहीं कोशिश करते हैं, पर मैम एक्चुअली में बच्चे। होता क्या है कि वहां पे क्या आप है कि सब लोग ग्रुप में पढ़ते हैं, या कॉमन रूम्स हुए, तो अब किसी ने लाइट जला के रखी तो रखी ही है, फिर वो नहीं होगा, फिर उसमें डिस्कशन हो रहा है तो कोई बंदा सो भी नहीं पाएगा, ये बात होती है, तो एक ग्रुप अरे की वजह कभी से एक कभी आ तो हो जाता है वहाँ जाता है, पे। कभी कभी ऐसा होता है, पर हमेशा नहीं होना चाहिए ना, हाँ, ये हमेशा है। नहीं, वो कभी बच्चा कभी उनको होता भी है। समझाए, सब जरूरत बच्चे है उनको तो दे समझाए। दीजिए, जरूरत है तो दे दीजिए। अब नींद आ रही है कस के तो क्या करेगा इंसान, तो जी झपकी तो मारेगा ही ना। तो जब जहां जरूरत है, शरीर जहां मांग रहा है वहां दे दीजिए, पर आदत मत जी। डालिए शरीर को उस चीज की। ठीक है ठीक। हेलो सर, जी प्रणाम सर। हाँ जी मैं ये कह रही थी, जैसे दूध और नमक तो विरुद्ध आहार होता है, पर मैं भी यूपी से ही हूँ। हम लोग तो आटा गूंथते समय उसमें नमक भी डालते हैं, अजवाइन भी डालते हैं। पर मैं ये कह रही थी, दूध के साथ नहीं ले, अगर मान लो कोई चाय के साथ ले रहा है तो क्या वो भी विरुद्ध आहार होता है? चाय में अगर दूध नहीं है तो फिर कोई जरूरत नहीं है, नहीं सर, चाय में जैसे अगर दूध है तो फिर चाय होता है। सर, चाय पत्ती डालने से दूध का स्वरूप नहीं बदलता उस ढंग से, तो फिर बिल्कुल हम नहीं मठा बदलता में हम लोग दूध। नमक डाल के लेते हैं। मेरे पास ना, जब मैं प्रैक्टिस करता था तो 5 साल शुरुआत के टाइम पे केवल गुप्ता जी लोग ही आते थे, अग्रवाल लोग ही, और उनका ये रोटी में भी, मतलब आटा गूंदने में भी दूध और नमक डाल के करते थे। नहीं, सभी को दूध तो नहीं स्किन का होता। प्रॉब्लम, सभी को स्किन का प्रॉब्लम। नहीं, दूध से तो नहीं, मैं ये कहती जैसे चाय डाल के तो उसका जो दूध का वो होता है वो तो बदल जाता है ना सर। अब कैसे जैसे हम बदल जाता है। दही है, मठा है, उसमें हम लोग रायता बनाते हैं तो उसमें भी तो नमक पड़ता है। आप मतलब ये बोलते हैं कि जो दही है स्वरूप बदलता है, वैसे चाय भी बदल जाता है। हाँ हाँ। बिल्कुल नहीं, नहीं दूध। बदलता, दूध फट जाता है। अगर आप गुड़ डाल दो ना गर्म चाय में, दूध फट जाता है। चाय में कैफीन भी तो होता है, वो भी, उसका भी तो गुणधर्म देखिए ना मैम। ये क्यों नहीं सोच रहे आप कि वो उसमें और भी बहुत कुछ चीजें होती हैं जो रिएक्शन ऐसे भी देती हैं। चाय पराठा, जो नमकीन पराठा और चाय खाते हैं ना, उनको स्किन का प्रॉब्लम होता ही होता है। सर अगर आपने और बोला जो कि अगर पनीर, चाय में दूध आप नहीं ये है, कह रहे हैं कि गुणधर्म नहीं बदलता चाय से? आप देखिए पनीर जो लोग रोज खाते हैं उनको व्हाइट पैचेस आ जाते हैं, श्वेत हो जाता है। जो लोग डेली पनीर खाते हैं, डेली 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 पनीर खाते हैं, 2 साल खा के देखिए पूरा श्वेत हो जाएगा। जी सर, बहुत सही बताया आपने। ये जो पनीर का है और ये चाय के साथ दूध पराठे का जो भी इशू है ना, वो काफी टाइम से डिस्कस होता है, और हर बार यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप चाय दूध के साथ नमक या फिर कोई भी खट्टी चीज या कोई भी मतलब
जो विरुद्धाहार बताए गए हैं दूध के साथ लेने के लिए, तिल गुड़ वगैरह, वो भी आप लेते हैं तो किसी न किसी भी स्वरूप में भी वो आपके शरीर में कहीं ना कहीं जाके वो विरुद्ध रस के गुण धर्म दिखाता ही है, जो स्किन डिसीज को पैदा करता है। हमारे शास्त्रों में उसके लिए हमेशा से वर्ज्यता बताई गई है। और एक जैसे वहां पे चर्चा हो रही थी कि अन्न वह स्रोतस और प्राण वह मनो वह स्रोतस, उसका एक रिलेशन मैं जरूर से यहाँ पे इंडिकेट करना चाहूंगी। आहार के काल के बारे में तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया, लेकिन एक रहता है ना कि जब मनुष्य जिसका भूख लगता है, उसे भूख लगी भी है, लेकिन वो किस संजोग में, मतलब उसके सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, उसके अनुसार भी बहुत डिपेंड करता है कि उसका पाचन कैसा होगा। जैसे कि कोई एकदम शोक में है या बहुत ही खुश है, तो उस कंडीशन में भी आहार नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। जो अगर आप आहार विधि विधान देखेंगे तो उसमें अच्छी तरह से पूरी ये सारी प्रक्रियाएं वर्णित है, क्योंकि उससे भी जैसे हम मॉडर्न वाले बोलते हैं ना कि ब्रेन गट रिलेशनशिप, उसी तरह से अन्न वह स्रोतस और मनो वह स्रोतस, उसका सीधा रिलेशन होता है। तो इन सब भावों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हमें पेशेंट को भी हम जैसे डाइट प्लान देते हैं तो उसमें इसका भी अलग से हमें बताना चाहिए कि भाई अगर आपको भूख नहीं लग रही है, आप बहुत ही स्ट्रेस में हो या बहुत ही खुश हो, जैसे आप आदित्य सर भी बता रहे थे कि मैं दौड़ के आया, मुझे भूख नहीं लग रही है, तो उनका माइंड कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है कि हाँ मैंने एक्सरसाइज करी है तो मैं अभी थोड़ी देर के बाद खाऊंगा, ऐसा अंदर से उनको इंट्यूशन आता है। मैं भी रोज सुबह जॉगिंग के लिए जाती हूँ, तो मुझे भी ऐसे सब लोग घर में बोलते हैं कि मतलब तुम्हारा वेट तो इतना मेंटेन है, तुम क्यों वॉकिंग के लिए जॉगिंग के लिए जाती हो और आके कुछ खाती क्यों नहीं है ठोस ठास। तो लेकिन मुझे भूख ही नहीं लगती है, क्योंकि मेरा एक डाइट सेट हो गया है, मेरा जो अग्नि है वो एक सेट हुआ है कि नहीं मुझे 1 घंटे बाद ही भूख लगती है, तो मैं उसके बाद ही पूरा ठोस आहार खाती हूँ। तो ऐसा रहता है। जैसे विकास सर भी पूछ रहे थे ना कि 3 घंटे बाद आहार पचता है या उसके बाद आहार लेना चाहिए दूसरा, तो उसका भी ये एक आंसर है कि जब इंसान को लगे कि हाँ मेरा पूरा आहार पच गया है, फिर अग्नि फिर से प्रदीप्त हुआ है, तभी दूसरा भोजन लेना चाहिए। वो चाहे आपका आहार पचन काल 3 घंटे का हो, 6 घंटे का हो या 8 घंटे का हो। हर प्रकृति के मनुष्य की अलग अलग मतलब प्रकृति के अनुसार अलग अलग समय होता है, तो हम किसी में फिक्स नहीं बता सकते हैं। जी सर। मैम बहुत खुश में आपने क्यों मना करा है? शोक का तो समझ में आया कि जी सर, इसका भी है आंसर। क्योंकि देखिए खुशी में क्या रहता है ना कि आपका ध्यान खाने में नहीं रहता है, आपका ध्यान वही मनोदशा आपकी वही उसी विचारधारा में रहती है कि हाँ मैंने आनंद में ये भूख किया नहीं है, मैंने लगती। ये अचीव किया है ना। तो उससे भी डिस्टरबेंस आता है, तो हमें हमेशा सात्विक मन से और शांत एक मन से चरक में खाना बोले खाना तन चाहिए। मना भुंजित। तन मना भुंजित। ये तो इस प्रकार से ये सब आहार कर भावों का अच्छे से वर्णन किया गया है, आप उसमें देखिए, आपको बहुत मजा उसमें आएगा। बोला है न हसन न रुदन, मतलब न रो के न हंस के खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा बोला है। न हम टीवी देख रहे हैं, कॉमेडी सर्कस चल रहा है कपिल शर्मा का, और खाना खा रहे हैं, ये गलत बताया है। वो अटक भी सकते हैं, और हमें ज्यादा खुश में भी नहीं खाना है, ज्यादा दुखी में भी नहीं खाना है, खाने पे कॉन्सेंट्रेट करके खाना है, ऐसा बोले। सर दूध एक और बार गुड़ भी मैंने बताया विरुद्धाहार था है। कि 24 निवालों का ना, तो ये 24 निवाले जो होते हैं ना, आप कई एक हफ्ते तक आप अपने पर ही प्रयोग करिए कि सिर्फ एकदम शांति से बैठिए, ना कहीं आवाज आ रही है ना कुछ आ रहा है, ऐसे मतलब एटमोस्फियर में बैठ के खाइए, आपसे ज्यादा खाया भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम सिर्फ खाने की क्रिया पे होगा, तो जितनी भूख होगी, एक्चुअल भूख होगी ना, उतना ही खाया जाएगा। और हमारे सर भी बोलते हैं, जमदग्नि सर, कि लोग टीवी देखते हैं, 3-3 घंटा मूवी देख रहे हैं और अति मात्रा में खा लेते हैं, उससे भी सारी बीमारियां होती है। जी सर, ये तो आजकल की उसका जो सारी एग्जाम्पल भी है ना, मॉडर्न। फॉल्स वाला कुत्ते वाला, वो घंटी बजाता है तो उतने हाँ टाइम हाँ के लिए लार रहती है, वो वाला भी तो है ना जी एग्जाम्पल। जी जी, हाँ वो अपने फिजियोलॉजी में आता था ना फर्स्ट ईयर हाँ में। हाँ 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 हाँ। तो ये उसका ही मतलब ये सर एक प्रणाम सर। निष्कर्ष है। जी सर, बताइए सर। सर एक प्रश्न था मेरा कि अगर हम लोग रायते को जो है खाने के साथ में लें तो ठीक रहेगा, या मच्छे को जो है अलग से ले लें पहले और फिर 2-1 घंटे बाद खाना खाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा? बताइए, आप लोग बताइए, इनका क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। जी सर, समझ में नहीं आया क्वेश्चन, फिर से बताइए। हाँ, मेरा प्रश्न मैम ये है कि अगर हमको किसी को तक्र पिलाना है जी और अगर मान लीजिए वो पेशेंट सपोज दैट गृहिणी का है, या तक्र दीपन पाचन के लिए भी हम लोग देते हैं, और तक्र अगर हम लोग सुबह खाली पेट दें तो ज्यादा ठीक रहेगा, या उसको खाना खाने के साथ में तक्र दें तो ज्यादा ठीक रहेगा? क्या दे खाने के सकते हैं पहले। खाने सर के ये साथ में डिपेंड तक्र? करता है कि आपकी गृहिणी
किस लेवल की है, मतलब पेशेंट का रोग किस लेवल का है और उसकी प्रकृति कौन सी है। अगर पित्तज प्रकृति है और पित्तज ग्रहणी के लक्षण अगर मिल रहे हैं आपको, तो जरूर से आपको पित्त काल में देना चाहिए तक्र का सेवन, और उसके साथ आपकी दीपन पाचन औषधियां भी मिला के दे तो ग्रहणी में ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देगी। ठीक है ना सर? अरविंद, हाँ, खाने जैसे के साथ दे वातज सकते हैं। वातज में कैसे देना होगा, वातज में कैसे कंसिडर करेंगे, वातज ग्रहणी में? वातज ग्रहणी में घृत युक्त बोला है ना, घृत मक्खन युक्त के साथ, होता है ना, और कफज ग्रहणी में स्नेह निकाल के। निकाल के और शर्करा थोड़ा मतलब ये अपना यष्टि मधु या शर्करा डाल के देते हैं। पित्त में शतावरी या शर्करा, और कफज ग्रहणी में थोड़ा सा मधु डाल के दे सकते हैं। सर एक दरअसल में मैम पेशेंट सर जैसे खाने के साथ तक ले सकते हैं, जैसे क्यों नहीं ले सकते? ले लेना सकते नहीं हैं, है ना? हाँ उसमें बिल्कुल बोला ही है ना मैडम, कि तक्राहार का ये मतलब ही होता है, जब आप पेशेंट को बोलते हो कि आपको तक्राहार पे रहना है, जैसे मैं अपने पेशेंट को बोलती हूँ आपको 15 दिन तक्राहार पे रहना है, तो आपको तक्र को आहार के तौर पे लेना है। मेन आपका सटल जो रहता है ना कि आप यही खाओगे, मेन मील दैट इज तक्र, तो यू हैव टू। जैसे सर हम कईयों को बताते हैं ना, तो आगे से क्वेश्चन इवन घर में ही करते हैं कि पानी तो आप मना करते हो, फिर यही मैं बोलती हूँ कि नहीं, ये दीपन पाचन तक्रम भी लघु करता है। कषाय अम्लम। तक्र लघु होता है, कषाय होता है, अम्ल होता है, और मंथन क्रिया से बनाया हुआ रहता है, तो अग्नि को प्रदीप्त करता है। जैसे तिनके की घास है तो उसमें थोड़ा सा अग्नि डाले तो जल जाता है, जैसे तक्र अग्नि को प्रदीप्त करता है, इसलिए तक्र पीना है। और बोला ही है ना त्रिविध कुक्षय में कि एक भाग सॉलिड एक भाग लिक्विड होना चाहिए, एक भाग ऐसे रखना है, खाली रखना है जी। और मैम ग्रहणी के पेशेंट में तो मंदाग्नि रहती ही रहती है, अजीर्ण मंदाग्नि वगैरह तो प्राइमरी उसके सिम्टम्स रहते हैं, तो उसके लिए हम मेन तो तक्राहार बोलते हैं। गुजरात में जाइए, बड़ौदा में, वहां पे खाने के साथ में तक्र दिया ही जाता है अरे कंपल्सरी। सर नॉट ओनली बड़ौदा, इन होल गुजरात ऐसा हमारे यहाँ रिचुअल है कि आप खाने के साथ मतलब ये छाछ तो चाहिए ही चाहिए, हम छाछ बोलते हैं उसको, तो चाहिए ही चाहिए, दैट इज मस्ट। एकदम पानी जैसा रहता है, एकदम मस्त लगता है, टेस्टी लगता है बहुत। सर संयोजन क्रम में हम इसको फर्स्ट या सेकंड डे में हम दे सकते हैं क्या, अगर इस तरह से ये हल्का है तो? नहीं 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 नहीं, वहां पे मंडपेया विलेपी बोला है, तक्र नहीं बोला है। तो मतलब ये अगर हमें देना हो तो कितने दिन के बाद दें? वो पूरा अग्नि प्रदीप 7 दिन के बाद दें। 7 दिन के बाद ही दें अच्छा। मैंने मुझे ये पूछना था सर, मैंने कई पेशेंट को जैसे आपके यहाँ से सुनने के बाद में तक्र का प्रयोग करना शुरू किया, तो पित्त के पेशेंट और वात के पेशेंट दोनों में ही मैंने यूज किया, तो मैंने देखा कि जो लोग खाना खाने के साथ में तक्र यूज कर रहे हैं उनको काफी हैवीनेस सा तो महसूस होता है, लेकिन जो खाली पेट तक्र पी ले रहे हैं और 1-2 घंटे तक वेट कर रहे हैं उनको थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा था। नहीं सर, उनको चपाती कम खानी चाहिए, उनको ना अगर वो तक्र ले रहे हैं तो उनको हैवीनेस तो लगती है। नहीं, आपका जो तक्र है वो कैसे है, गाढ़ा है कि पतला है? जो पतला ही देता हूँ मैं, उसका पूरा घृत निकाल के ही सर उसको देता हूँ, जितना घी उससे निकल सकता है। संस्कारित करते हैं क्या सर आप उसको, तक्र को संस्कारित करते हैं क्या देने से पहले? मैम अगर हम संस्कारित कर दे तब तो वो और हैवी हो जा रहा है, अगर हम उसमें हींग जीरा सीधा ही भून के डालते रहे। संस्कारित करना मीन सिर्फ आप धनिया जीरा भी डालेंगे ना तो उसको भी संस्कारित ही बोलते हैं। जैसे आपका पित्तज ग्रहणी का पेशेंट है या वात ग्रहणी का पेशेंट है, आप उसको अगर बोलेंगे, हाँ तो वही बात है सर, लेकिन अगर अग्नि के आधार पे और दोष की प्रकृति के अनुसार दीजिए। सर इसका तो मैंने खुद इसका मैंने खुद हाँ बोलिए, बारी बारी बोलिए। कुछ लोग सबको बोलना है, रुक रुक के बोलिए। खुद लेके देखा है कि अगर 2 चपाती, मान लो कोई बंदा नॉर्मल 2 चपाती सब्जी के साथ 1 गिलास तक्कर लेता है, मान लो तक्कर 300 या 400 ml, मैं खुद का लेती हूँ तो वो हैवी हो जाता है। अगर 1 चपाती सब्जी के साथ तक्कर लिया जाए तो फिर ठीक रहता है। तो फिर मैंने अपना तो ऐसे कर लिया कि 1 चपाती कम कर दो बट तक्कर साथ में ले लो। हाँ वो तो वो सर ने अभी बताया ना कि 1 भाग अपना हैवी फूड रहता है, 2 भाग अपना लिक्विड रहता है और 1 भाग वायु कुक्षी के लिए खाली रखना रहता है। तो अगर आप दबा के खाएंगे तो वो अपने वायु को भ्रमण करने के लिए स्थान ही नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली हैवीनेस होगी। वो अपने हिसाब से उसको करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है हर एक को ना। जी। इवन मुझे बात और पूछनी है कि जैसे पेशेंट होते हैं ना पाइल्स वगैरह वाले, ये लोग क्या करते हैं ना, खाना खाएंगे
और खाना के बाद तक्र खा लेंगे, तक्र पी लेंगे, उनका पेट भर जाएगा। और उसके जस्ट इमीडिएट ये लोग जाकर के वो आसव वगैरह पी लेते हैं ना, फिर वो तक्र और आसव की ना मिक्स नहीं डकार नहीं, आती है उन लोगों को। हाँ नहीं मैम, उनको बोलिए कि आप आधे घंटे के बाद कुछ भी आसव वरिष्ठ ले, है ना, क्योंकि वो जो गैस बनती है ना कोई भी हिसाब से, तो वो भी तो निकलनी चाहिए। आप तुरंत आशा वरिष्ठ देंगे तो ऑलरेडी मंदाग्नि वाला पेशेंट है, पाइल्स है, मतलब जीर्ण मंदाग्नि है ही उनको, तो कहाँ से ना वो पाचन ही नहीं हो पाएगा। फिर बोलेंगे कि नहीं आशा वरिष्ठ लिया तो उसकी वजह से हमको डकारें आती है। तो हमेशा आधे घंटे का, 1-पौने घंटे का गैप रखवा के दीजिए। तक्र, मांड और आसव तीनों के अलग अलग वो रहती है, हमारी एक वो साथ तो नहीं लेना खाली चाहिए। पेट तक रखिए तो ज्यादा ठीक है। हाँ, लेकिन खाली पेट तक्र आप तो लस्सी ज्यादा बोल है। रहे, गाढ़ा दही कोई पतला ऐसे घुमा दिया और वही पी ले, तो वो तक्र है क्या? नहीं वो तक्र नहीं होता है। आशु मैम, मुझे ये पूछना था कि जिनकी वातज पित्त प्रकृति है और जिनको भूख ज्यादा लगती है, पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उनमें हम खाने के साथ तो तक्र दे सकते हैं, खाने के पहले और खाने के बाद भी हम तक्र दे सकते हैं क्या? अगर वातज पित्त प्रकृति है तो उनकी अग्नि कैसी है, भूख कैसे अग्नि लग रही तेज है, है, मान उसके लीजिए ऊपर। ज्यादा तीव्र भूख ज्यादा लग रही है, हमें भूख कम करनी है उनकी, भूख कम खाने करनी के है साथ तक्र तो कहाँ सर आप देते हैं, खाने के खाने के बाद साथ देते हैं। दीजिए, खाने के साथ दीजिए और उनमें ना थोड़ा घृत और जीरा संस्कारित करके दीजिए। नहीं मैम, तो वो मुझे पता है, खाने के साथ तो मुझे पता है दे सकते हैं, मुझे पूछना है हाँ, उनको खाने से पहले भी दे सकते, मतलब बल्कि हमारे पास 2 गिलास छाछ है और वो 2 गिलास छाछ पी सकते हैं टोटल, तो हम खाने के पहले से शुरू करें और खाने के साथ भी दें और खाने के बाद भी तीनों टाइम दे सकते हैं, मतलब खाने के पहले, खाने के साथ और खाने के तो बाद, तीनों? हम अग्नि नहीं मंद नहीं करके सर, क्यों अग्नि करें? मंद कर रहे हैं आप तो। ऐसे तो देखिए, आपको है ना उनको देना है, अगर उनका अग्नि प्रदीप्त है तो आप उनको खाने के साथ दीजिए। अगर अग्नि मंद है तो खाने से पहले दीजिए थोड़ा सा जीरा मिश्रित, हिंग मिश्रित। और अगर अग्नि बहुत ही मंद है तो आप उनको बोलिए कि खाने के बाद लीजिए। मैम, उनकी अग्नि तेज है और उन्हें भूख ज्यादा लग रही है, ये मैं कह रहा हूँ, वातज पित्त प्रकृति में उन्हें भूख ज्यादा लग रही है। अच्छा, तो आपको अग्नि मंद कर, मतलब थोड़ी हाँ, कंट्रोल में वो मैं लानी सोच है। रहा हूँ कि अग्नि ज्यादा है उनकी, तो मैं ये हाँ, तो फिर आप खाने के सर आप पहले से दीजिए। हैवी स्निग्ध, मतलब जो मधुर रस वाला आहार है वो पहले दीजिए ना, ऐसा करिए। और साथ में फिर बीच बीच में तक्र पिलाइए, जैसे भोजन मध्य आप तक्र पिला सकते हैं, है मैम, ना। खाने के मधुर बाद रस भी तक्र दिया जाता है क्या? खाने के बाद? दिया जाता है सर, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका पेशेंट कैसे पचा सकता है, नहीं पचा सकता है अच्छा जी, है ना, क्योंकि कोई भी लिक्विड रहेगा वो खाने के बाद अगर आप दोगे ना तो वो थोड़ा हैवीनेस करता है, भले ही वो तक्र ही क्यों ना हो। ओके। सर तो इनको कोशिश करें कि खाने के बाद ना दिया करें। खाने के बाद खाने के बाद हिसाब से किसको दे दीजिए। सकते हैं, जो एकदम मतलब आप तकराहार पे रख रहे हो ना, अगर उनको तृषा है या फिर अशक्ति है तो उनके लिए आप दे सकते हैं शर्करा मिश्रित तक्र और वगैरह। आप हैवी डाइट नहीं कर रहे हैं तो तक्र पीजिए ना। बहुत हैवी डाइट कर रहे हैं और तक्र जबरदस्ती पी रहे तो वो तो नुकसान करेगा। जी, मतलब मैम, आपके हिसाब से बीच में देना सबसे सेफ रहता है या पहले थोड़ा सा दे, बाद में देने हैवी हो जाता है? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। आप हमेशा पेशेंट की प्रकृति देखिए, उसका डाइजेशन पावर देखिए, अग्नि जैसे जिसे हम बोलते हैं, वो आप पेशेंट आपको खुद बताएगा कि नहीं मैंने खाने से पहले लिया तो मुझे हैवीनेस लगी, या फिर मैंने खाने के बाद लिया तो मुझे हैवीनेस लगी, या खाने के साथ लिया तो अच्छा लगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को कौन सा काल योग्य है तक्र के लिए। क्योंकि हम यहाँ बैठे बैठे डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि पेशेंट ने कितना व्यायाम किया है, या दिनचर्या का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, परहेज का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो पेशेंट को ही डिसाइड करने दीजिए। सर पेशेंट को बोलिए खाने के साथ घूट घूट कर तक्र पिए, ठीक है। जितना पी के उसका पेट भारीपन नहीं लगता, जब लगने लगता है तब उस समय तक्र छोड़ दे या 1 चपाती कम करे। ऐसे करने से उसको अपना कैपेसिटी का पता चल जाएगा, तो फिर उसे ठीक रहेगा। थैंक यू मैम। नहीं मैम, पेशेंट बहुत होशियार रहते हैं। कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आया ना तो लेके आते हैं, अरे मैडम आपने तो तक्र पीने के लिए बोला था, लेकिन मुझे तो उससे भी हैवीनेस हो गई। तो जी सर, मैं तो वही है ना, हमेशा खाना भी फुल खाएंगे ना, साथ में फिर हाँ तक्कर वही तो एक्स्ट्रा हो गया अगर भर के पड़ता पिएंगे है कि ग्लास भाई तो। आप खाते पीते कैसे हो, अपना दिनचर्या का पालन करते हो सर कि नहीं सर करते हो, तो एक इसके प्रश्न हिसाब और से था फिर मेरा। आपको हम डाइट प्लान बनाएंगे। अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं सर ना, एक ब्रेक प्रश्न और था मेरा। आप नेक्स्ट जी सेशन सर, में जी सर। आइए ना सर, ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा ब्रेक तो चाहिए ना, हाँ। फिर नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे इसी पे। जी सर, प्रणाम। ठीक है, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू, प्रणाम।